बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं मुकाबिल। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अदालत में पेश हुए। उन्होंने जो बयान दिया था IG इस्लामाबाद, DIG और एक खातून जज के मुतालिक, उस पर वजाहत पेश की। अदालत ने उस वजाहत को नाकाफ़ी करार दिया और एक हफ्ते की मोहलत दे दी है कि एक हफ्ते बाद आप दोबारा से जवाब जमा करवाएं। जिसके बाद चेयरमैन PTI ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। उस गुफ्तगू का भी तज़किरा करेंगे। इसके साथ आज की समात के ऊपर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का भी रद्द अमल सामने आया है, उस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। फिर इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो इस वक्त मुआशी बदहाली है और पाकिस्तान के अंदर जो सब्जियों की किल्लत पैदा हो चुकी है, दरामद के हवाले से जो चहमगोइयाँ जारी हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब का जो बयान सामने आया है और उसके साथ साथ सेनेट में भी जो तज़किरा हुआ है, उस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। और फिर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान जो रवाबित अपने बढ़ाना चाह रहा है, किस वो डोमेन में जाना चाह रहा है, कौन सी लॉबिंग करना चाह रहा है, इस हवाले से अब तक इक़दाम क्या हुए हैं, इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। IMF के पैकेज के हवाले से भी बात की जाएगी कि उसके असरात पाकिस्तानी मईशत पे क्या पड़ेंगे। हारून साहब की तरफ, हारून साहब, आप क्या समझते हैं? उड़ती खबर आई है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक वफ्द भेजा है बड़ी खामोशी से अमरीका की जानिब। क्या इसमें कोई सदाकत हो सकती है? ये इस्लामाबाद में रिलायबल लोग कह रहे हैं कि मलिक अहमद ख़ान हैं उनके डिफेंस एडवाइज़र, उन्हें भेजा गया है। उनके साथ कुछ और लोग भी हैं जिनके नाम मालूम नहीं हो रहे और वो बहुत सीरियस मुज़ाकरात के लिए अमेरिका गए हैं। तो अब वो तो अभी तक तो वो इसराइल वाला जो मामला है, जो तैयार आया था, उसकी भी कोई वजाहत नहीं आई है। इंडिया के साथ तजारत के मामले में भी कोई खुल के बात नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है इससे कोई पोशीदा रखना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी पोशीदा तो नहीं रहती हैं। तो ये काफ़ी लगता है कि बड़ी सीरियस मूव है। क्या अमेरिका के साथ बात करना चाहते हैं मालूम नहीं। हम ये जानते हैं कि अमेरिकी क्या चाहते हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये एक एजेंडा क्या है। लेकिन वो वहाँ पहुँचेंगे तो मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में ख़बर आ जाएगी, तो कोई तफसीलात सामने आएंगी तो फिर उस पर बात करेंगे। हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि इसको लिंक किया जा सकता है? मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने एक रिपोर्टर को बयान ये दिया है कि जो इंतखाबात हैं वो फरवरी में हो सकते हैं। क्या कोई डील हो चुकी है? नहीं, डील नहीं, ये तो वो अपनी राय बता रहे हैं ना। ये जिससे तो ये पता चलता है कि हुकूमत क्या चाहती है। इमरान खान साहब तो जल्दी इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था आपको क्या प्रॉब्लम है जी, इलेक्शन लेट होते हैं। तो उस वक्त हालांकि सैलाब की ऐसी कोई तबाहकारी नहीं थी, अभी आगाज़ हुआ था और ये अंदेशा नहीं था कि इतनी खौफनाक बारिशें होंगी और फिर दरिया इतना चढ़ जाएंगे और इतना फसलें, लाखों एकड़ पे फसलें तबाह हो जाएंगी और 3 करोड़ आदमी मुतासर होंगे। तो मैंने उनसे, अब तो खैर और भी मुश्किल है, ज़ाहिर है इन हालात में इलेक्शन का इनेकाद तो आसान नहीं है, तो उन्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये नून लीग का मौक़िफ़ है और वो समझते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ कर सकते हैं। वो चीज़ें मैनेज करने की उनकी कोशिश ये है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएँ। आज मोहतरमा मरीम नवाज़ ने कहा भी है, और ये है कि इमरान खान को किसी तरह अदालती अमल के ज़रिए दरियाबुर्द कर दें। कभी ऐसा हुआ तो नहीं है तारीख़ में कि इस तरह के किसी अदालती फ़ैसले से शेख मुजीबुर रहमान को जेल में रखा गया, फ़ौजी कार्रवाई की गई और बहुत से मौक़े आए। यानी नवाज़ शरीफ साहब को निकाला गया अदालती फ़ैसले से, उन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात थे और सारी दुनिया में चर्चा था उस वक्त वो विकीलीक्स का। तो इसके बावजूद आपको पता है कि भाई वो उनको सियासत से आप दरबदर तो नहीं कर सके, अलग तो नहीं कर सके, तो इमरान खान को कैसे कर सकते हैं? ये बात मेरी समझ से गलत है। हारून साहब, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब का तज़किरा किया है, क्या आपको ये लगता है, क्योंकि ये बातें तो बहुत अरसे से गर्दिश कर रही हैं कि वो वापस आएंगे, वो वापस कब आएंगे? उनके लिए फ़ज़ा साजगार कब होगी? नहीं, वो देखिए ना, वो जो उनकी शरात है, जब फ़िज़ा साजगार हो जाएगी, बस सादा अल्फाज में ये है। फ़िज़ा साजगार कैसे होगी? वो कह रहे हैं कि मुकदमात वापस लें, मुझ पे भी वापस लें, मेरी साहबजादी पे भी वापस लें। अब मुकदमात कैसे वापस लें भाई? वो तौहीन अदालत का एक छोटा सा मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया, ये भी पहले वजाहत की उसी दिन कि भाई हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अपना एडिशनल IG और एडिशनल सेशन जज के बारे में, तो उस पर उन्होंने एक तरह की मादरत कर ही ली है, लेकिन अदालत उसमें मुतमईन नहीं है और ये कह रही है कि भाई ज़्यादा यानी वजाहत ज़्यादा वाज़ेह होनी चाहिए, ज़्यादा वजाहत के साथ ये बात उन्हें कहनी चाहिए और मुलतवी कर दिया केस को।
तो नवाज शरीफ साहब के मुकदमात कैसे वापस ले सकते हैं, और वापस लेंगे तो उसका मैसेज क्या जाएगा कि ये किस तरह मैनेज किया गया है। और अदालतें कोई आलाकार हैं किसी की? आज भी चीफ जस्टिस ने कहा है, अतर मिनल्ला साहब ने, कि अदालतें सोशल मीडिया से मुतासर नहीं होती, ना कोई दबाव कबूल करती हैं। और ये जज तो बिल्कुल ही, उन्होंने खास तौर पे उन जजों के बारे में ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कोई दबाव कबूल करें। मैं नहीं समझता वो आसानी से वापस आ सकते हैं, और अगर वो आ जाएं तो वो करेंगे क्या? यानी अब तक नून लीग ने सैलाब ज़दगान के लिए क्या किया है, जो सबसे बड़ा इशू है, क्या किया है? कोई, यानी इमरान खान ने तो चलिए टेलीथॉन किया, 5 अरब रुपए जमा किए, जिसमें से 3-4 अरब तो उम्मीद हो जाएंगे, और वो कह रहे हैं मैं दोबारा करूँगा, जिसका मतलब ये है कि और टेलीथॉन वो कर सकते हैं, और मोटिव ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पैसे दे सकते हैं उन्हें। यहाँ भी बहुत से लोग, अच्छा ये एक इसमें बीच में लतीफ़ा ये है कि आज एक आदमी 4 मैसेजेस आए, उसमें बाद मेरे जानने वाले हैं कि पैसे जमा कराने के लिए गए, जो पंजाब के लिए ज़ाहिर है इस्लामाबाद में, और पंजाब में तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो फंड है उसमें जमा होंगे, और पख्तूनख्वा में पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर का जो अकाउंट है उसमें जमा होंगे, सूबाई हुकूमत का। जी जी। तो बैंकों ने इनकार कर दिया हर कहीं, एक आध नहीं, बहुत सी शिकायतें आई हैं। क्रेडिट कार्ड भी बंद हो गया, और वो कह रहे हैं नहीं चीफ मिनिस्टर के नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में जमा कराएं। भाई ये हालत है, कमाल है। ये आपका रवैया है सैलाब ज़दगान के बारे में। पहले वज़ीर आज़म साहब वैसे सोए रहे, और फिर पख्तूनख्वा के लिए ऐलान नहीं किया, आज ऐलान किया है, पंजाब के लिए भी बाकी है। तो इस सूरत हाल में वो आके करेंगे क्या? सैलाब ज़दा इलाकों में जाएंगे, क्या ऐलान करेंगे? कोई अतिया तो उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने दिया, उनके ख़ानदान ने नहीं दिया, उनके पार्टी के किसी काबिल ज़िक्र लीडर ने नहीं दिया। वैसे तो PTI वालों को भी और करना चाहिए, ये काफ़ी तो नहीं है। देखिए अपना ईदी फाउंडेशन के वो कह रहे हैं, क्या नाम है उनका, और एक है जी फैसल साहब, और अब्दुस्तार ईदी के जो फर्जंद हैं, और अपना एक और तंजीम है जी JDC, वो उसके ज़फ़र अब्बास साहब कह रहे हैं 5% लोगों तक नहीं पहुंच सकते, 5% लोगों तक। बाद लोग कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोगों तक पहुंच सकते हैं। कितने हेलीकॉप्टर हैं? आपने कोई कोशिश की है दुनिया से हेलीकॉप्टर हासिल करने की? किराए पे हासिल करें, वक्ती तौर पे हासिल करें। वज़ीर आज़म साहब ने इस तरफ इशारा तक नहीं किया है। लोग अभी खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। सक्खर से कराची तक ट्रक का फासला 7 घंटे का है, 18-20 घंटे लग रहे हैं, उसमें खड्डों में फंस जाते हैं ट्रक, और वहीं सामान जो है वो अपना तकसीम करके वो चले जाते हैं। एक अफरत तफरी है जहाँ कहीं हेलीकॉप्टर से सामान फेंका जाता है, जहाज़ों से, एक अफरत तफरी वहाँ मच जाती है। वो देखिए आपने, मोहतरमा मरियम नवाज़ गई तो क्या हुआ, वो खातून रोती रही, और कोई एक गवाही नहीं आई है कि उन्होंने कोई मदद की। एक जूस का डब्बा जो ना किसी को पकड़ाया, वो तस्वीरें बनवा रहे हैं। वो एक और क्लिप मंजर आम पे आ चुका है उस खातून का। अगले दिन जाके कोई ख्वाजा साहब हैं, वो गए हैं, जाके इमदाद की है, फिर उसी सहाफ़ी ने उनके साथ जाके दोबारा से इंटरव्यू किया है। उन्होंने कहा है कि ये मीडिया पे चलने के बाद मुझे अगले दिन इमदाद मिली है। हाँ, तो मतलब ये हर से 3 करोड़ में से हर आदमी मीडिया पे जाए, ये कैसे मुमकिन है? या ग्रुप के ग्रुप जाएं और शोर में। देखिए एक तो वसाइल हैं ही कम, लेकिन अगर आप एक घर में हैं, मैं एक ख़ानदान को जानता हूँ जो करोड़पति था बहुत पहले, 20, 25, 30 साल पहले करोड़पति था, और उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया गया, और सौतेले भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया। तो वो 6 आदमी होते थे, वो 3 चपातियाँ होती थी लस्सी के साथ, जैसे पंजाब के देहात में है, गरीब लोग करते हैं बेचारे जो मुसीबत के मारे हों, उसमें नमक मिर्च डाल के 3 रोटियां 6 आदमी खा लेते थे। जी 5 या 6 आदमी थे। तो भाई अगर आप वसाइल कम हैं, एक तो ये माहौल ही नहीं पैदा हो रहा। देखिए 2005 के ज़लज़ले के बाद किस तरह सारा पाकिस्तान भागा था मुजफ्फराबाद की तरफ और बालाकोट की तरफ, पख्तूनख्वा के जो इलाके मुतासर हुए थे। वो सूरत हाल नहीं पैदा हो रही है, हुकूमत पर एतमाद ही नहीं है, हुकूमत उस एतमाद में मज़ीद कमी ला रही है। यानी ये कि बैंकों में फ़लाँ अकाउंट में पैसे जमा नहीं, भाई लोगों को छोड़ दें, लोग अपनी मर्जी से फैसला करें किस अकाउंट में पैसे जमा कराने। आज इमरान खान होते तो जिस तरह उन्होंने कोरोना से फाइट किया था, इससे फाइट करते, वो जाते दुनिया में जाते, उनकी बात सुनी जाती। उतनी तो बात शहबाज शरीफ साहब की नहीं सुनी जाती है। हारून साहब, आप हेलीकॉप्टर्स का तज़किरा कर रहे हैं, मैंने वो फुटेजेस देखी हैं बलूचिस्तान के एरिया की, 100-125 मीटर की बुलंदी से वो राशन का पैकेट नीचे फेंकते हैं तो सारे का सारा फट जाता है। 200 बंदा नीचे खड़ा हुआ है, 15 पैकेट्स नीचे फेंके गए और वो भी ज़ाया हो गए। तो इस तरह तकसीम किस तरीके से की जा सकेगी?
नहीं, जाहिर है नहीं की जा सकती, बहुत मुश्किलात हैं। और वो जश्न मना रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले सोशल मीडिया पे कि 130 अरब रुपए, 130 अरब रुपए से क्या होता है? एहसन इकबाल साहब का बयान है कि 10 बिलियन डॉलर चाहिए, जब बाद में तफसीलात हैं उसे अंदाज़ा 15-20 बिलियन डॉलर चाहिए। और वो ज़ाहिर है सारी दुनिया से नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको मोटिवेट करना पड़ेगा। यहाँ जो हैं लोग, ख़ास तौर पर कराची का बिजनेसमैन, फैसलाबाद का, सियालकोट का, लाहौर का, गुजरात का, गुजरांवाला का, मुल्तान का, जहाँ कहीं हैं बिजनेसमैन, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान के लिए इतनी ज़बरदस्त मुहिम चलाई गई थी खामोशी के साथ, और हर कहीं ताजरों को मोटिवेट किया था, अपने तौर पे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कैफियत नहीं पैदा हो रही कि पूरी कौम। देखिए कोई मिसाल ही नहीं है इतने बड़े अलमिया की। या तो 47 में जो कत्ले आम हुआ था, लेकिन उस वक्त वसाइल मौजूद थे, आपको हैरत होगी, वसाइल इस तरह मौजूद थे कि यहाँ जो जायदादें छोड़ के गए थे, इस इलाके से लोग इंडिया गए थे, वो 22 अरब रुपए की थी, यानी 8 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की। 3 करोड़ की तो कुल आबादी थी, माइग्रेट करने वाले 1 मिलियन से कुछ ज़्यादा थे, या शायद इससे कुछ ज़्यादा हो। और वो जायदादें उनमें तकसीम के घर खाए, वो उन्हें दे दिए गए। वो सूरत हाल है। या मशरकी पाकिस्तान में हुआ था 1970 में, साइक्लोन आया था, 10 लाख आदमी मर गए थे, उसके भी बहुत बुरे असरात हुए थे। यहाँ से उतनी मदद नहीं पहुँची थी जितनी आमतौर पर जाती थी, लोग इलेक्शन में लगे हुए थे। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उस पर तवज्जो देनी होती है, उस पर तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा। नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दे दिया जी, पार्टी हुक्म क्या दे दिया है? नवाज शरीफ साहब टेलीथॉन करें ना, अगर वो टेलीविजन पर खिताब फरमा सकते हैं कौम से, तो टेलीथॉन भी कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी में अब भी उनके बहुत गहरे असरात हैं, वो रुपए जमा करें, कमेटियाँ बनाएं, हर शहर में मुस्लिम लीगियों से कहें, और खान साहब को भी यही करना चाहिए। वो जो असल काम है उस पर तो तवज्जो नहीं दे रहे, तो आगे करेंगे क्या? वो जलसे कहाँ करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, टेलीविजन पे जाएंगे, उसकी भी मतलब कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं है, इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन एक दफ़ा तो खिलाफ वर्जी उन्होंने कर ली, मगर कितनी दफ़ा करेंगे, क्योंकि अदालत उसका नोटिस ले सकती है। हारून साहब, आप क्या समझते हैं? आसानी से नहीं आ सकते वो जी। 5 अरब एक तरफ इकट्ठा होने के दावा हुआ तो उस पर बहुत वावेला मचाया गया। इतनी खतीर रकम को आप कहां खर्च करेंगे, हमें बताएं। अब ये जो 131 अरब है, इसकी शफाफियत को कैसे खतीर रकम कहां है? ये 1% नो, वो जब वो खान साहब का दर्द है, वो कर लेंगे शफाफियत। उन्होंने डॉक्टर सानिया निश्तर साहब एहसास प्रोग्राम की सानिया निश्तर को ये जिम्मेदारी से, मेरी आज उनसे कुछ बात भी हुई, मैसेजेस भेजे फलां साहब से रब्ता करें। मैंने उनसे कहा अमेरिका में, कनाडा में फलां साहब को फ़ोन करें, आप अंदाज़ा करें कितना आसान है रब्ता करना। उनसे कहा फलां साहब को से रब्ता करें, वो डोनेशन देंगे। उन्होंने मुझे इत्तला दी कि मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया, तो ये अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर मुझे भेजा। सही कि क्या ये काफ़ी है या मैं दोबारा उनको फ़ोन करूँ? देखिए, जो उन्होंने जो सिस्टम बेहतरीन इन हालात में बनाया जा सकता है वो बना दिया, और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उनका शौकत खानम का तजर्बा है, निमल कॉलेज का तजर्बा है, और ये जो भी ये अपना जल्जले के में भी उन्होंने बहुत सा काम किया था। इमरान खान फाउंडेशन ने और मौके पे किया, बलूचिस्तान में किया है, कई मौके पे किया है। सर मैं 131 अरब की बात कर रहा हूँ, वो कैसे तकसीम करेंगे? शफाफियत उनका दर्द सर है ना, ये नून लीग का दर्द सर तो नहीं है, ना सोशल मीडिया का दर्द सर है। हाँ, कहीं कोई कमी नज़र आए, कोई खामी नज़र आए, तो वो तो बहुत डॉक्टर सानिया निश्तर का मिजाज जो है। मैं गया खुद उनके दफ्तर, उनसे तफसील पूछी, उन्होंने कहा नहीं एक लंबी ब्रीफिंग की ज़रूरत होगी, आप वक्त निकाल कर आएँ। और जब भी उनसे बात की जाती है तो वो वजाहत करती हैं, रहनुमाई करती हैं। 9 लाख आदमी उन्होंने, शफाफियत और किसको कहते हैं? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 9 लाख जो गैर मुस्तहिक लोग थे उनको निकाल फेंका था उन्होंने। तो और क्या बंदोबस्त हो सकता है? आदमी रखे जाते हैं ना, ढंग के आदमी जो प्रोफेशनली स्ट्रांग हो, अपने काम की नौयत और जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी हो, जिनकी दयानत और अमानत पे भरोसा किया जा सकता हो, और जिनमें लचक हो, इनकसार हो, जो लोगों में घुल मिल सकें, जब चाहें लोग उनसे मिल सकें। तो यही किया जा सकता है शफाफियत के लिए, और क्या किया जाए? मैं डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा की इस्तेदाद कार के ऊपर बिल्कुल भी एतराज़ नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ 131 अरब जिन्होंने तकसीम करना है, उनकी शफाफियत क्या होगी? वो तो जी जब तकसीम होंगे पता चलेगा, वो तो कोई यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो जब रुपया आएगा, किस शक्ल में आता है, नकद पैसा आता है, अशिया आती हैं, ज़्यादा तो देखिए नहीं, इस वक्त खैमों की ज़रूरत है। खैमे अगर आते हैं, लोगों को मिल जाते हैं, पीने का पानी नहीं है,
राशन का चीफ साहब ने कल कहा, जनरल बाजवा साहब ने, कि राशन का इतना मसला नहीं, मगर राशन पहुंचाने का मसला तो है ना, और राशन की कमी होने वाली है। देखिए गंदम की फसल जो है इन हालात में क्या काश्त होगी, और आलू की फसल क्या काश्त होगी, चावल की फसल काफ़ी मुतासर हुई है। पहले मेरा ख्याल था कि इतनी नहीं मुतासर हुई, बारिशों से चावल की फसल, गन्ने की 50% मुतासर हो गई है। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत होगा, और ये पाकिस्तान का क्या, सारी दुनिया का मसला है, यूक्रेन की जंग की वजह से पहले ही मसला था। हारून साहब, दुनिया भर से इमदाद आई, आप क्या समझते हैं हमारा हमसाया मुल्क चाइना, उससे जो इमदाद पाकिस्तान को मौसूल होने का दावा किया गया, वो हमारी दोस्ती को देखते हुए आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है? नहीं, ऐसा लगता है कि चीनी हुकूमत मुतमईन नहीं है। देखिए उसके शवाहिद भी सामने हैं हमारे। मतलब पहले उन्होंने एक तस्वीर जारी की इमरान खान की, चीनी सफारत खाने को क्या ज़रूरत थी तस्वीर जारी करने की, मौलाना तारक जमील के साथ उनकी तस्वीर जारी की। फिर जब एहसन इकबाल ये कहते रहे मुसलसल कि इमरान खान ने चीन के साथ ताल्लुकात बिगाड़े हैं और उनके दौर में CPEC पे काम नहीं हुआ, तो चीनी कौंसल जनरल ने वजाहत की कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और उनके दौर में काम मुतासर नहीं हुआ है। ये एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है, मगर ये बिल्कुल वाज़ेह ये मफहूम था। तो ये ज़ाहिर है कि वो खुश तो नहीं है इस सूरत हाल पे, और जिस तरह खामोशी से वफद अमेरिका जा रहे हैं और जिस तरह इंडिया के साथ तजारत हो रही है, उसकी भी मैं कोई तफसील आपको बताता हूँ। तो ऑलरेडी हो रही है। तो देखिए ना, आप ये खुफिया तौर पे क्यों करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया से आलू और टमाटर न मंगवाएं। ताइवान और चीन के दरमियान तजारत हो रही है। चीन की फ़ौज 80,000 पड़ी हुई है उनके बॉर्डर पे, लद्दाख वाले, इसके बावजूद चीन और इंडिया में तजारत हो रही है। अगर ज़रूरत है, अव्वल तो मुझे हैरत है कि कौम टमाटर के बगैर नहीं रह सकती। कमाल है यार भाई, टमाटर इतने महंगे मत खाएं। ये टमाटर तो कोई 50-60 साल हुए राइज हुए हैं, ये तो खाने में डाले ही नहीं जाते थे। ये तो फल है, सब्जी तो नहीं है। ये तो बर्रे सगीर में हज़ारों बरस से लोग खाना नहीं खा रहे, तो टमाटर तो डाले ही नहीं जाते थे। शाही दस्तरखानों में भी नहीं थे ही नहीं, जब मौजूद ही नहीं थे। और आलू को भी इंट्रोड्यूस हुए कितना अरसा हुआ जी? 150-200 साल का अरसा हुआ है। इससे पहले आलू का कोई वजूद नहीं था। अमेरिका से ये आए बरतानिया में, और फिर वहाँ से यहाँ पहुँचे। तो भाई उसका मुतबादल सोचना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये कौम का एक मिजाज है आसूदगी का, तो वो वक्ती तौर पर मंगवाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको वो बता देता हूँ जो तफसील है। ऑलरेडी तजारत हो रही है। आरब बहार साहब एक बड़े सीरियस अखबार नवीस हैं, उन्होंने इस पर एक वीलाग किया। मैंने फिर उनसे रब्ता किया, मुजफ्फराबाद में हैं वो, इंडिया की सूरत हाल पर नज़र रखते हैं। क्योंकि उसमें बुनियादी सवाल ये है कि कश्मीरियों की हौसला शिकनी होगी। आपको उन्हें हमेशा एतमाद में लेना चाहिए जो भी इक़दाम करें। तजारत ऑलरेडी हो रही है, सिर्फ आलू और टमाटर नहीं आए अभी, उसके लिए जी हो रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड एक इंडिया का अखबार है, उसने तफसील छापी है। $214 मिलियन का सामान हमने मंगवाया है इंडिया से, और इंडिया ने मंगवाया 17 मिलियन का। यही बुनियादी सवाल है। मुझे याद है एक ज़माने में 10-15 साल पहले तजारत की बड़ी बात हो रही थी, तो एक बिस्मिल्लाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, उसके वहीद साहब हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े मुतहर्रिक हैं। तो उन्होंने बताया कि जी वो बड़ा जनाब ऑप्शन हो गया है, खुल गया है, और बड़ी अच्छी सूरत हाल है पाकिस्तानी टेक्सटाइल के लिए। और एक बिजनेसमैन आया था इंडिया, सिख बिजनेसमैन आया था इंडिया से, उसने कहा जितना सामान आप भेज सकते हैं भेजें, मगर कोई नहीं भेजा गया। वो डिस्करेज करते हैं इंडियंस को। इतना अदम तवाज़ुन तो नहीं होना चाहिए ना। ये हमारी एक तजारती लॉबी है। तजारत अगर हो तो वहाँ पार्लियामेंट में उस पर बहस होनी चाहिए, कौम को एतमाद में लें। लेकिन हारून साहब, आप अमेरिका वफद भेज रहे हैं, आप ये देखिए कि अगर ऐसी इत्तलात हैं तो फिर सेनेट के अंदर सेनेटर पलवशा खान उठ के वजाहत मांगती हैं कि अभी तक इस पे गौर क्यों नहीं किया गया। नवीद कमर साहब कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर करेंगे। ये उससे पहले ही तजारत चल रही जी। ये अपना नवाज शरीफ साहब ने जब वो नरेंद्र मोदी के उसमें जा रहे थे, यानी तख्तपोशी में, वो तो हल्फ ना बर्दारी तो क्या थी, तख्तपोशी थी, शाहाना अंदाज था उनका। सारे इलाके के लोगों को उन्होंने तलब फरमाया और जश्न मनाया। और उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मशवरा करूँगा, मुझे दावत दी गई है। कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं आया पाकिस्तान में ऐसे मौके पर, तो मैं अपना मशवरा करूँगा। तो मालूम किया तो पता हुआ कि वो तो कंसेंट दे चुके हैं। फिर वो इंडिया तशरीफ़ ले गए।
इंडिया में वो उसके जिंदाल के घर गए साहबजादे को साथ लेके, और ऐसे लोगों से मिले जिसकी सफारत खाने को इत्तला ही नहीं दी, जो आदाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। परवेज़ शाह खां को, मोहतरमा को नहीं इल्म होगा ना, इसलिए उन्होंने वजाहत चाहिए, या ये है कि उन्हें कुछ सुनगुन मिली होगी, उन्होंने वजाहत चाहिए। तो नवीद कमर साहब ने क्या कहा कि इस पर गौर हो रहा है, इस पर बात करेंगे, स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान मिलेंगे। और मुफ्ती इस्माइल साहब ने क्या कहा कि मंगवाएंगे सब्जी। तजारत ऑलरेडी हो रही है भाई, आपको तो मैंने फिगर्स भी बता दिए। ये देखिए, ये अखफा का जो रवैया है ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं ये नहीं कहता कि आप ना मंगवाएं, देखिए आपकी आबादी को खुराक की ज़रूरत है, आप लोगों को भूख से तो नहीं मरने देंगे, जाहिर बात। तो जाहिर है कुछ ना कुछ करेंगे, इंडिया से मंगवाया जा सकता है, मगर उसकी शरात क्या होंगी। ये 280 रुपये प्याज मेरी समझ से बाहर है। वहाँ तो कोई सैलाब नहीं आया हुआ, वहाँ तो प्याज की फसल तबाह नहीं, तो 280 रुपये कैसे प्याज की कीमत हो गई। आलू की तो वो ठीक बता रहे हैं 60 रुपये। तो वो ये कौम को इत्मीनान में लेना जी, बताएं। कोई आदमी कुछ कह रहा है, कोई आदमी कुछ कह रहा है, और ऑलरेडी तजारत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बैनुल-अक़वामी एजेंसियों का दबाव है। भाई दबाव तो ये भी है कि इसराइल को तस्लीम करें, दबाव तो ये भी है कि फ़ौजी अड्डे दें यहाँ पे, और दबाव ये है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें। और देखिए ये इमरान खान के ज़माने में भी था, और उन्होंने जब इजाज़त दी महदूद सी, ख़ासतौर पर अदबियात मंगवाई गई, वो इतना शोर शराबा हुआ, इतना हंगामा हुआ, कहा कश्मीर को बेच डाला, कश्मीर को बेच डाला। अब उन्होंने कहा भाई लोग नहीं चाहते, उन्होंने बंद कर दिया। हारून साहब क्या समझते हैं, आने वाले दिनों के अंदर हमें अगर दरामद करनी है तो भारत से ज़्यादा ईरान और अफगानिस्तान पर तवज्जो दी जाए तो कम कीमत पे अशिया मंगवाई जा सकती? और नहीं जी, ये कोई इशू नहीं है, मंगवा ले वहाँ से, ये कोई मसला नहीं है। ईरान से तो आ ही रहे हैं, इजाज़त दे दी गई है, अफगानिस्तान से तो ऑलरेडी आ रहे हैं, ये इशू नहीं है, इस पर इतनी लंबी बहस की क्या जरूरत है। सही, ब्रेक लेते हैं। हारून साहब वापस आएंगे तो खान साहब के नरम रवैये के हवाले से बात की जाएगी और इस पे प्रोपेगेंडा क्या किया जाएगा वफाकी हुकूमत की तरफ से खान साहब के केस को लेकर, इस पे मजीद तफसीलन बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पे जो मुकदमा है, जिसकी वो पेशी पर भी गए और उन्हें 7 दिन का वक्त मिला, क्या अदालत की तरफ से रिलीफ है या उनके गिरद घेरा मजीद तंग किया जाएगा? वफाकी हुकूमत इस पर क्या इकदाम उठा रही है? सियासी बयानात क्या दिए जा रहे हैं? हारून साहब से जानते हैं। हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ आज उनसे वजाहत मांगी गई और 7 दिन का वक्त भी दिया गया, क्या ये रिलीफ है? और दूसरा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो आधी रात को अदालत खोलने पर तबसरा किया, उसका मफहूम क्या है? नहीं, वो तो उन्होंने कहा ना कि चूंकि ये सवाल आपने उठाया था और उन्होंने इस सवाल को जायज़ करार दिया कि आधी रात को अदालतें क्यों खुली, तो उन्होंने कहा इसलिए खुली कि कोई दूसरा 12 अक्टूबर 1999 यानी ऐसी सूरत हाल मुल्क में बदमनी हो जाए और बहुत खून खराबे की सूरत हाल पैदा हो जाए और तसादम हो जाए तो मार्शल्ला लग जाए उसके नतीजे में। तो उन्होंने मतलब ये है कि एक मुस्बत उसकी वजह थी, मुस्बत जहन के साथ वो अदालतें खोली गई और उन्होंने इस सवाल को जायज़ करार दिया। बाकी जो है वो तो अदालत का पूरा रवैया जो है नहायत मुतदल है। यानी एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप अदारों को यानी सोशल मीडिया का कोई असर हम कबूल नहीं करेंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा इन जजों पर कोई दबाव नहीं है और ये कोई दबाव कबूल करने वाले नहीं हैं। फिर ये कहा कि भाई खान साहब के फॉलोअर्स हैं चूँकि, तो लिहाजा उन्हें ज़्यादा मोहतात ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर ये कि उनके मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया, मगर ये ज़रूर कहा कि आपको निचली अदालत से होकर आना चाहिए था। यानी ये जो वजाहत आपने की है ये नाकाफ़ी है, इसको थोड़ा सा और वाज़े करें। तो फिर अटार्नी जनरल ने जब ये कहा उसमें दखल देने की कोशिश में, फिर उन्होंने अदालती मावनीन मुकर्रर किए। मुनीर मलिक साहब मशहूर वकील हैं और दूसरे कौन साहब हैं, और बार काउंसिल का नुमाइंदा भी होगा। अटार्नी जनरल ने उसमें मुदाखलत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा आप इसमें मुदाखलत न करें, बिल्कुल ये इमरान खान के साथ हमारा मामला है। तो वो उसमें बहुत एतदाल और शाइस्तगी का उन्होंने मुजाहरा किया, हर चीज़ की वजाहत की। ये कहा कि कानून अहम है, उसका नफाज अहम है, और उन्हें मोहलत दी। और मेरा ख्याल है वो थोड़ी सी वजाहत और कर देंगे। इस केस में क्या रखा है देखिए, इसका मुआवजना आप उनके साथ नहीं कर सकते जो नून लीग के लीडर वो जो कह रहे हैं। आजम तारिर साहब ने कहा कोई लाडला नहीं होना चाहिए, एक ही आंख से देखना चाहिए। आप अदालत को बता रहे हैं कि क्या फैसला करना चाहिए। अदालत तो ऑलरेडी यानी ये कह रही है कि ये वजाहत नाकाफ़ी है। और खान साहब ने भी ये कहा कि
मालूम नहीं क्यों खौफ महसूस हो रहा है, मैं तो अपना वजाहत अपनी कर चुका हूँ। तो इससे मतलब ये है कि वो गौर कर रहे हैं इस बात पर, और मुमकिन है कि कोई थोड़ी सी और वजाहत वो कर दें। मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है, जो इम्कान है। बाकी तो अदालत के मामले उस पर ज़्यादा तबसरा हम नहीं कर सकते। नहीं हारून साहब, क्या आप समझते हैं वज़ीर कानून ने जो बात की तलाल चौधरी और दानियाल अजीज के साथ मुवाजना किया? लो भाई, आप अदालत में जाएं, वहाँ जाके कहें, या आपका वकील कहे, आपके वकील मौजूद है ना, वो कहें वहाँ जा पे अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो उसका कोई यानी वो उनका मुआवजा नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो अदालतों पे इज़हार अदम एतमाद किया था। इमरान खान ने क्या हाई कोर्ट पे इज़हार अदम एतमाद किया है या सुप्रीम कोर्ट पे किया है? और नवाज शरीफ साहब तो पूरी तहरीक लेके चले थे, और कहे मुझे क्यों निकाला, 5 आदमियों को क्या हक है? भाई 5 आदमियों की अदालत होती है भाई, तो 1 आदमी की भी अदालत ही होती है, 2 जजों की अदालत भी अदालत होती है। और ये चंद जज कैसे फैसला कर सकते हैं? और किस तरह के नारे लगते थे इनके जलसों में? वो बात उन्होंने नहीं कही, जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। और सोशल मीडिया पे पीटीआई के जो लोग कहते हैं वो उन्हें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, और जो नून लीग वाले कहते हैं वो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। सोशल मीडिया पे फैसले होंगे कानूनी मामलात के। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। और इसमें वज़ीर कानून एक सोशल मीडिया जो यूट्यूबर है उसकी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्हें तो मेरा ख्याल तलब किया जाना चाहिए अदालत में कि आप क्यों दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। हारून साहब, आप समझते हैं कि खान साहब का रवैया और लहजा इसके बाद नरम हो जाएगा? नहीं, नरम है ऑलरेडी, हो क्या जाएगा, होना ही चाहिए। अदालतों के साथ कौन लड़ सकता है? मीडिया और अदालतों के साथ कौन लड़ सकता है? लेकिन ये कमाल हुकूमत है कि एक अखबार नवीस को, एक मशहूर नामवर अखबार नवीस को, एक नाम अखबार नवीस को निकलवा दिया एक अदारे से, इतना प्रेशर डाला है उन पर। तो उससे क्या वो डूब जाएगा? जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, इधर निकले उधर, इधर डूबे उधर निकले। इस तरह को सहाफ़त जर्नलिज्म से, अपना मीडिया से और अदालतों से कोई नहीं लड़ सकता। अगर कोई लड़ता है तो वो हमाकत का इर्तिकाब करता है, वो अपना नुकसान करेगा। अदालतों को नहीं अपना आप ज़हर कर सकते हैं, ना आप मीडिया को कर सकते हैं। फाइनली मीडिया की यादाश्त बड़ी हौलनाक होती है और अदालतें आखिरकार असर्ट करती हैं। हारून साहब, IMF के पैकेज के हवाले से बात कर लेते हैं। IMF का पैकेज तो मंजूर हो गया। अब मजमूई तौर पे पिछले साल हमने जो टैक्स इकट्ठा करना था वो 6,001 अरब इकट्ठा किया, और अब की बार हदफ 7,000 पे है। फिर पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ानी है, 50 रुपए करनी है, फिर सेल्स टैक्स भी उस पर 17 रुपए करना। सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए आप नहीं समझते कि शराइत को नरम करवा लेना चाहिए था? हो भी सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। देखो, एक तो यूक्रेन की जंग बजाय खुद बहुत बड़ी दलील थी। वो खुराक नहीं आ सकती, बहरी जहाज़ों के किराए बढ़ गए, एडिबल ऑयल की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत उसी की वजह से बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, ये बजाय खुद दलील थी। फिर इतना बड़ा सैलाब, इन तो बात की ही नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा वो, जैसे वो अमेरिकी जनरल ने कहा था, कोलिन पावेल ने, कि हमने जो शरात नहीं भी कही थी जनरल मुशर्रफ से, उन्होंने वो भी मान ली, निगोशिएट ही नहीं किया, सड़कों का किराया नहीं लिया। सड़कें इस्तेमाल हो रही हैं, सड़कें जब उन पे भारी कंटेनर चलेंगे और हज़ारों ट्रक जो है रोज़ाना चलेंगे, सैकड़ों ट्रक कम से कम रोज़ाना चलेंगे, तो उनकी सड़क की एक उम्र होती है, वो उम्र उसकी कम हो जाएगी। उसके अगर पैसे मांगते तो वो दे। इसी तरह इन्होंने किया, जो उन्होंने कहा, यानी खुद राना सनाउल्लाह ने कहा कि गिरबान से पकड़ के मनवा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा गर्दन से पकड़ के मनवा रही है, और ये खुद आप इनके अपने लोग कहते रहे। कोई फरमाइश ऐसी है नहीं जो उन्होंने पूरी न की हो, बात की नहीं। हमेशा ये होता था, देखिए गुलाम इसहाक खां वगैरह जब मुज़ाकरात करते थे तो पहली बात तो ये है कि वो लाओ लश्कर लेके नहीं जाते थे। गुलाम इसहाक खां का एक दौरा था, मुझे याद है, उनसे पूछा गया कि वो एक तो अकेले तनहा एक किसी होटल में जा ठहर, छोटे से होटल में जा ठहरते, मुनासिब से होटल में जा ठहरते। उनसे पूछा खान साहब को ख़रीदारी की है? कह लगे हाँ, एक स्वेटर ख़रीदा था, एक स्वेटर। आप वो गए, परवेज़ अशरफ क्या कर रहे हैं कनाडा में? उन होटलों में खाने खा रहे हैं जिसके निर्ख देख के आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या ख़ास लिबास पहने हुए हैं, एक मीटिंग की है, 25 आदमी गए हैं, बांग्लादेश के 8-9 आदमी गए हैं, 5 आदमी और इंडिया के 9 आदमी गए हैं, और मीटिंग्स कर रहे हैं। परवेज़ अशरफ साहब कोई मीटिंग्स नहीं कर रहे।
ये इन हालात में कौम डूब रही है, लोग पानी के एक कतरे को, एक एक लुकमे को तरस रहे हैं। अभी खबर आ रही थी कि दूध के सिवा बच्चों को कुछ नहीं, दूध भी सब बच्चों को नहीं मिल रहा है। और थैलों का आपने खुद बताया कि कोई निज़ाम अभी नहीं। इतनी अफरा तफरी में निज़ाम बनने में वक्त लगता है, ठीक है। कौम को मोटिवेट नहीं आप कर रहे और फरमा रहे हैं सियासत ना करें, सियासत ना करें। भाई ये सियासत नहीं है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान के फंड में जो इमरान खान ने अपील की उसमें पैसे जमा न करें, वो पैसे सैलाब ज़दगान को मिलेंगे ना, तो ये और सियासत क्या होती है जी। आप फोटो सेशन कराते रहें और साथ तबलीग करते हैं। ये कैरेक्टर है हमारे लीडरों का, ये अपना तर्ज एहसास है। तो क्या इसका नतीजा निकलेगा? इस वक्त यकसू होना चाहिए। नंबर 1 मसला है आपकी जो इतनी बड़ी आबादी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1/3 आबादी मुतासर हुई है और अभी और होगी, अंदेशा है, अल्लाह रहम करे। हारून साहब, आप ये देखिए कि बिजली के फी यूनिट निर्ख 4 रुपए बढ़ा दिए गए, मजमूई तौर पे महंगाई की शरह 45% है। यही हमारे बिजली के भी निर्ख बढ़ेंगे, अभी गैस के बढ़ेंगे। ये हमारे वजीर खजाना कहते थे बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं। बारूदी सुरंगें तो ये होंगी सर। नहीं, वो तो देखिए ना, एतराज़ ये था, किसी हद तक जायज़ भी था कि इतनी कीमत कम नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सोचा इस वक्त सियासी तौर पे बहुत दबाव था, रिलीफ देना चाहिए। मेरा ख्याल है नहीं कम करना चाहिए था। लेकिन ये है कि ये तो बिल्कुल आंखें बंद करके, कोई 50 लाख से ज़्यादा आदमी हैं, कल भी मैंने अर्ज़ किया था, जो टैक्स नहीं दे रहे। भाई आप उसमें कुछ तो काम तो शुरू करें। FBR की तश्कील नौ का हाथ ही नहीं लगाते, क्योंकि कारोबारी तबके जो हैं, जैसे रिश्तेदारों का, औलाद का, माँ बाप का लिहाज किया जाता है, इतना लिहाज उनका करते हैं। ओ भाई उनसे को टैक्स तो दो। इतनी ग्रोथ हुई है पिछले बरस, 10-11% बड़ी इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है, तो वो टैक्स तो दो। जो लोग नहीं दे रहे, जो दे रहे हैं उन्हीं पे बोझ डाल रहे हैं। हारून साहब, आपको शायद इल्म हो, वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह साहब, उनसे सवाल किया गया कि कितने डैम्स बनना शुरू हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। उन्होंने 59 गिनवाए, 26 मुकम्मल हो गए। तो क्या इस बात के ऊपर नदामत नहीं होनी चाहिए वफाकी हुकूमत को, जो PTI के खिलाफ बात कर रही? 33 पे काम हो रहा है। देखिए, सैलाब रोकने का तो एक ही तरीका है, कोई दूसरा तरीका है नहीं। देखिए, अमेरिका ने, चीन ने, इंडिया ने, जापान ने, बरतानिया ने, ये बड़े सनती ममालिक ने जो है वो दुनिया दर्जा हरारत बढ़ा दिया इंडस्ट्री में। ये 1720 में ये अमल प्रोसेस शुरू हुआ और बढ़ते 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 150-200 साल में, मुझे याद है डॉक्टर असद की किताब उस वक्त पढ़ते हुए बड़ी हैरत होती थी। उन्होंने लिखा था आज से कोई 60-70 वर्ष पहले कि वो जो कुरान करीम की आयत है, ज़ाहरल फसाद फिल बर्र बहर, बहरो बर में फसाद ज़ाहिर हो गया और ये इंसान के अपने हाथों की कमाई है। तो उन्होंने लिखा था कि ये पोल्यूशन है, पोल्यूशन। और इससे बनी ना, उस वक्त बड़ी हैरत हुई कि डॉक्टर असद साहब ने ये नुक्ता कहा। उस वक्त ये इश्यू था ही नहीं दुनिया में। देखिए एक बड़ा दिमाग किस तरह सोचता है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई दुनिया में और उसके बाद ये है, और उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं, जिम्मेदार उसके वो सनती ममालिक हैं। सही। तो आप दुनिया के पास जाएं, आपका एक मुकदमा है और दुनिया कह रही है। ये मैंने भी जाहिर है गालिबन CNN पे सुना ये, तो या किसी और इंटरनेशनल चैनल पे। सर बहुत पाकिस्तान भुगत रहा है, कसूरवार ये हैं। अच्छा, अब आप दुनिया के पास जाएं कि भाई साहब आपकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई, ये गैसेस पैदा हुई, इसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाकिस्तान में हैं, सबसे ज़्यादा 7200 कहते हैं, और वो ज़ाहिर मेल्ट हो रहे हैं। 15 साल पहले मैंने लिखा था कि ये 75 साल में मेल्ट होकर ख़त्म हो जाएंगे। मैं ज़ाहिर है मुझे महकमा मौसमियात वालों ने बताया था, हफीज़ साहब होते थे डायरेक्टर, बड़े लायक आदमी थे। सही। तो भाई आपको ये सोचना चाहिए ना, अताबाद की झील बन गई, ग्लेशियर खिसक रहे हैं, ये सारा पैटर्न ही बदल गया। ये तो बारिशें होती थी हमारे शमाल में, वहाँ से बस्ती पंजाब में आ गई और कराची में और बलूचिस्तान में और इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर बलूचिस्तान में, अपना ये अपना हमारे कुछ शमाली इलाकों में भी बढ़ गई। 5 जगह पे ये बारिशों का सिलसिला जो है गैर मुतवक्किल, ये होता रहता है दुनिया में, पहली दफ़ा नहीं हुआ।
पाकिस्तान को इस पे मुकदमा लड़ना चाहिए। हारून साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इस पे मुफस्सल गुफ्तगू और भी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मंजरनामे में भी बात करेंगे, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, रूस के मुस्तकबिल के लाहेअमल के हवाले से भी बात की जाएगी। हारून साहब से एक बात का तज़किरा करना है। हारून साहब, आप क्या समझते हैं 6 सितंबर को पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बयान जारी हुआ है कि जो तकरीब थी वो सैलाब की वजह से मनसूख कर दी गई है, मनसूख करना चाहिए थी? नहीं, वो ठीक है, मनसूख नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि कौमों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उसमें जज्बा तो यही है कि सैलाब सारी यकसुई हो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, बस उसको महदूद कर देते, थोड़े वक्त के लिए कर देते, मगर उसका शहीदों का जिक्र जारी रहना चाहिए। याद रखिए, अहले इल्म के वारिस हों या ना हों, और अहले सरवत के वारिस हों या ना हों, अहले शहीदों के वारिस होते हैं हमेशा। इसमें कोई इस्तिस्ना, शहीद जो है उनकी दायमी हयात, उससे मोटिवेशन होती है। इसको सादा करते हैं, मगर मेरा ख्याल है मनसूख न करते, मनसूख नहीं करना चाहिए था, तज़किरा होता रहना चाहिए शोहदा का। हारून साहब, अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के इनखला को 1 साल मुकम्मल हो गया, क्या समझते हैं कि अफ़गान तालिबान का जो इनकलाब है, ये इनकलाब मुस्तकबिल इसका क्या होगा? देखिए जी, उन्हें अपना रवैया तब्दील करना होगा। एक तो उनके अपने महदूद तसव्वुरात हैं एक ख़ास मकतब फ़िक्र के, उसके अंदर वो कैद हैं। दूसरा ये है कि एक ख़ास नस्ल की बाला तरीका है जो उनमें हमेशा रहा है, और वैसे दूसरे भी फरीक जो हैं वो बड़े सख्त गिर हैं, यूनिवर्सिटी पर उसके भी, अफ़गानिस्तान के भी, और सरहद के जो ताजिक उज़्बक कबाइल हैं उनका रवैया भी बड़ा सख्त है। इस सबको अपने रवैये में नरमी, हुकूमत सबके लिए होती है, किसी एक मकतब फ़िक्र के लिए नहीं होती। और दुनिया से कट कर हुकूमत, जिन चीज़ों को वो इस्लामी कवानीन कह रहे हैं, वो उसकी इंटरप्रटेशन वो अपनी मर्ज़ी की नहीं कर सकते, उसके लिए इज्तिहाद की ज़रूरत है। अमानुल्लाह खान ने अल्लामा इकबाल को बुलाया था, सैयद सुलेमान नदवी को बुलाया था, इन लोगों को बुलाया था मशवरा करने के लिए। तो वो ना तो तेज़ी से तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, ना तारीख़ का पहिया उल्टा घुमाया जा सकता। उसकी स्पिरिट जो है अखलाकी और रूहानी उसूलों की, वो कायम रहनी चाहिए। बाकी उसमें वक्त के साथ तब्दीलियाँ होती हैं। उसके मज़ाहिर जो है वो यही शटल काक बुरका मदीने में कहाँ पहना जाता था, जो आप मदीना मुनव्वरा में अगर वालों से ज़्यादा मुत्तकी बनने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहाँ औरतें चादर ओढ़ती थीं, तो आप शटल काक बुरका पहनाने पे क्यों मुसर हैं? और ख़ातीन जो हैं वो कारोबार करती थीं और तालीम हासिल करती थी। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो ये इस तरह तो नहीं कामयाब हो सकता, उन्हें देखना होगा। और ये जो मसलन TTP के लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ वो नरमी बरत रहे हैं, क्यों? और दहशतगर्दों के साथ नरमी बरत रहे हैं। अमन व अमान वो कायम कर लेंगे, ये सलाहियत उनमें है, और डिसिप्लिन वो कायम कर लेंगे, और वो मामलात का पहले से काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन बहरहाल वो कब तक सारी दुनिया से अलग थलग, कभी कोई कौम दुनिया से अलग थलग होकर नहीं रही। या तो ऐसी अखलाकी अजमत की वो अमीन हो, ऐसे तो कोई आसार वहाँ नज़र नहीं आते। आप क्या समझते हैं, जिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब होने में कितना अरसा लगेगा उन्हें? ये तो एक तारीख़ी अमल है भाई, अरसा नहीं होता इसका। तो आप रूस के साथ तजारत, इससे बेहतरी आएगी कोई उसमें? नहीं, वो रूस के साथ तो तजारत कर ही रहे हैं, इंडिया के साथ भी कर रहे हैं, बहुत से मुल्क, पाकिस्तान भी उनके साथ तजारत कर रहा है। इस तरह के मामलात का बड़ा फ़हम है उन्हें, तजारती मामलात का और सिक्योरिटी के मामलात का, और अब वो महफूज भी हैं, कोई उन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल साजिशें तो जारी रहेंगी हर तरह की, तो उन्हें लचक का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए, उसूलों में और डिसिप्लिन में सख्ती, हिकमत अमली में नरमी, उसमें लचक रखी जाती है, ये है तरीका। देखिए, अल्लाह के रसूल ने नरमी के साथ दो चीज़ों के साथ दुनिया को बदल डाला, तालीम के साथ बुनियादी तौर पर, अखलाकी अज़मत और तालीम यकजा, इंसानों की तरबियत की, और लोगों को माफ़ किया, उनके साथ नरमी की। आप उस विरासत के जो भी मुद्दई हैं, ये अजीब है कि मज़हब का आलम लेके जो आदमी खड़ा होता है उसमें इतनी सख्ती है, हैरत होती है। भाई, नाम ये किसका ले रहे हैं, किसे खबर थी कि लेकर, यह खैर उस पर मैं अफ़गानिस्तान की वजह से नहीं कह रहा, उमूमी तौर पर मजहबी लोगों में ऐसे गिरोह पैदा हो गए हैं कि किसे खबर थी कि लेकर चराग मुस्तफ़ी जहाँ में आग लगाती फिरेगी बूलहबी। इतना सख्त रवैया मजहबी लोगों का है, लोग खौफजदा इनसे हो जाते हैं। इतना सख्त रवैया नहीं होना चाहिए। हारून साहब, सोवियत यूनियन के साबिक सदर रहे गोर्बाचोव, वो इंतकाल कर गए। क्या समझते हैं कि उन्हें दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका हीरो के तौर पे मानता है, उनके अपने लोगों का एक बहुत बड़ा तबका विलन के तौर पे मानता है।
तारीख में इस किरदार को किस तरीके से जिंदा रखा जाएगा? अभी नहीं कहा जा सकता कि तारीख उनके बारे में क्या फैसला करेगी। देखिए, मगरब तो उन्हें इसलिए हीरो समझता है कि सर जंग का खात्मा हो गया और उसको कम्युनिज्म का इन्हदाम हो गया, चीनी उनसे ज़्यादा दाना थे। देखिए, दो उसमें प्रॉब्लम्स थे। एक तो ये कि इंतकाल इक़्तिदार का कोई निज़ाम ही नहीं था, सरबराह हुकूमत दुनिया से जाता था, चीफ एग्जीक्यूटिव दुनिया से जाता था तो नया आदमी चुना जाता था। दूसरा ये है कि कोई इंसेंटिव था ही नहीं, कोई तहरीक ही नहीं है, इंसानी नफ्सियात के ख़िलाफ़ था। आउटपुट रूसी मजदूर की जो है वो बदतरीन इटली की थी, उससे भी बहुत कम थी। लोग वाटका पी के कारखानों में पड़े रहते थे काम कर। चीनियों ने इससे सबक सीखा। चीन में मज़ीद इस्लाहत होंगी वक्त के साथ। तो वो बाकी रूसी तफाखुर को जो है, रूस में कौम परस्ती बड़ी शदीद है, क्योंकि ये तो देखिए ना, उन पर बाहर से हमले होते रहे हैं। तैमूर तो बालका तक चला गया था और बहुत मुश्किल हालात से वो गुजरे हैं। तो ये इस पर तफसीली गुफ्तगू फिर किसी वक्त करेंगे, लेकिन बहरहाल अभी उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कोशिश की, लेकिन ढांचा इतना फरसूदा हो चुका था। ग्लास नोट उन्होंने शफाफियत, वो क्या इस्लाहात थी रूसी ग्लास नोट, और दूसरी जी वो उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन ढांचा इतना फरसूदा हो चुका था कि उसके नतीजे में शिकस्त रेख हुई। पहले मशरक़ी यूरोपी, लेथोनिया, एस्टोनिया वगैरह रियासतें आज़ाद हुई, फिर तो सारे मुल्क ही आज़ाद हो गए। भाई वो एक पहलू उसका ये था कि तालीम दी उन्हें, ग़ुलामी से निजात दिलाई, किसानों की हालत बहुत बुरी थी। लेकिन दूसरी तरफ एक नया हुक्मरान तबका पैदा हो गया। तो इकबाल ने क्या कहा था, तरीक़े कोहकन में भी वही हीले हैं परवेज़ी। यानी वो जब तक लोगों को पार्टिसिपेट, लोगों की शिरकत ना हो जज्बाती सतह पे, अपना लोग कारोबार रियासत में मुलव्वस शरीक ना हो जब तक जहनी तौर पर, उस वक्त तक कोई मुल्क कामयाबी से नहीं चल सकता। हारून साहब, आखिरी मिनट है। लेडी डायना की आज बरसी है, आज भी उन्हें उतनी ही मकबूलियत हासिल है, इसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं? वजह यह है कि वो शाही ख़ानदान का कर्रफर उनमें नहीं था। वो घुलती मिलती थी, करिश्मेटिक नहीं, और वो आम आदमी की सी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। उनके तेवर ऐसे थे उसकी वजह से, और वो इसीलिए वो उनका निभा भी ना हो सका। और वो एक पाकिस्तानी डॉक्टर से शादी करना चाहती थी, किसी वक्त तफसील बताऊंगा। इमरान खान से उन्होंने बात भी की, इमरान खान ने उन साहब से बात भी की। बाद में खान साहब ने मुझसे कहा कि भाई वो लेडी डायना ने दोबारा बात नहीं की, तो अब मैं क्या करूं। इस पे तफसील से बात भी करेंगे। और शख्सियत वो होती है जो आवाम में घुल मिल जाए, इसीलिए आवाम का प्यार भी मिलता है। नाज़रीन, मुकाबिल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और हारून रशीद साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।